स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर नंबर 1 जो आपका आगामी एग्ज़ाम है 2021 के लिए, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स हम कवर करेंगे। लगभग हम 5 पेपर जो है मॉडल पेपर उनको हम सोल्व करेंगे। आज का जो हमारा है मॉडल पेपर नंबर 1 है। सबसे पहले जो 2021 का आपका जो सिलेबस है उसमें 40% की कटौती की गई हैं, और इसके अलावा जो हमारे चैप्टर हटाए गए हैं, जैसे आपका लेसन नंबर है, एक तो सेकंड हटा दिया गया है, उसके बाद में आपका 6th लेसन हटाया गया है, 6th के बाद में आपका 9th और 10th और फिर 13। ये आपका जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें लेसन नंबर 2, 6, 9, 10 और 13 हटाया गया है। और फर्स्ट लेसन में से जो आपका आर्थिक समस्या वाला पार्ट है, केंद्रीय समस्या उत्पादन संभावना वक्र, वो वाला पार्ट हटाया गया है। उसके अलावा समष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र में आपका लेसन नंबर एक तो 15 हटाया गया है। उसके बाद में 15 के बाद में आपका 19, 20, 21, 19, 20 होगा, और लास्ट का जो 24, 25 वाला लेसन है, ठीक है। फिर भी कंप्लीट आपका जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से आपके कौन कौन से लेसन अगले एग्ज़ाम में आने वाले 2021 में, उसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप सारी जो चैप्टर आपके आने वाले हैं उनको देख सकते हैं। आज देखिए हमारा जो पेपर नंबर 1 है इसका पार्ट ए है, जिसमें आपके एक एक नंबर के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का हमारा है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है उसमें कल्याण का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल ने। दूसरा आपका, अर्थशास्त्र की किस शाखा में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट आपका है, किस बाजार में बड़े विक्रेताओं की अल्प संख्या होती है। फ्यू सेलर्स ऑफ कमोडिटी, ठीक है, वो आपका होता है ओलिगोपोली मार्केट, अल्पाधिकार बाजार में। नेक्स्ट आपका है, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है? तो साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो चेंज होता है, ठीक है, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, चेंजेस इन टोटल आउटपुट। नेक्स्ट आपका है, किन्हीं दो मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स के हमको एग्जांपल देने हैं, तो जैसे आपका तांबा अगर है, ठीक है, तांबा एक तरह से क्या हो गया, बर्तन बनाने के लिए अगर तांबे का प्रयोग हो रहा है तो तांबा आपका एक तरह से क्या कहलाएगा? मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। मतलब कच्चे माल के रूप में हम जिन भी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे वो एक तरह से क्या होती हैं? इंटरमीडिएट होती हैं। ब्रेड बनाने के लिए जैसे मैदे का अगर प्रयोग किया गया है तो मैदे को हम क्या करेंगे? मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। नेक्स्ट आपका है, निवल निवेश से क्या ऐसा है? तो निवल निवेश क्या होता है? सकल निवेश में से मूल्यह्रास को अगर हम माइनस कर देते हैं, एक वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वास्तव में जो निवेश किया जाता है वो आपका क्या होता है? निवल निवेश होता है, नेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपका है रेपो दर, ठीक है। रेपो रेट क्या होती है? जिस रेट पे, जिस दर पर क्या करता है कि भारत का जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य व्यापारिक बैंकों को जिस दर से उधार दिया जाता है उसको हम कहते हैं रेपो दर कहते हैं। फिर मुद्रा पूर्ति का M1 माप क्या है? M1 माप के अंतर्गत एक तो करेंसी, दूसरा मांग जमाएं, और तीसरा रिजर्व बैंक के पास में जो अन्य जमाएं होती हैं, अदर डिपॉजिट, उनको हम इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट आपका है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये जो पुस्तक है, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र के पितामह कहा जाता है, एडम स्मिथ को। तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा 1776 में। नेक्स्ट आपका है,
प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सूत्र। तो प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, राजकोषीय घाटे में से जो ब्याज का भुगतान है उसको हम माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका, ये प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट आपका है 11 जो पार्ट बी है, उसमें आपके 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 8 या 9 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 8 क्वेश्चंस। फर्स्ट आपका इसमें है मांग की कीमत लोच से क्या आशय है। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच एक तरह से क्या दर्शाती है, किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच। और इसको हम ऐसे ले सकते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। नेक्स्ट आपका है आय प्रभाव को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, जो आपका मांग का नियम है उसकी क्रियाशीलता का कारण है कि किसी वस्तु की कीमत अगर कम हो जाती है तो आय प्रभाव का मतलब क्या है, जो वास्तविक आय है उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और क्रय शक्ति बढ़ने से वस्तु की मांग उपभोक्ता क्या करता है, अधिक करता है। ठीक है, इसको आप एक कोई भी काल्पनिक उदाहरण लेके समझा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है 13th आय के चक्रीय प्रवाह को एक चार्ट बनाइए। ठीक है, इनकम का जो फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसका चार्ट बनाना है। तो एक तरफ हम क्या ले लेंगे, फर्म ले लेंगे, व्यावसायिक फर्म, और दूसरी तरफ हम ले लेंगे उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता क्या करता है, अपनी साधन सेवाएं उपलब्ध कराता है फर्मों को, तो यहाँ लिख देंगे हम साधन सेवाएं, और बदले में ये क्या करता है, इनको भुगतान करता है, साधन भुगतान हो जाएगा। इसी तरीके से जो फर्म है, ठीक है, वो क्या करती है, उपभोक्ता के लिए वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे वस्तु एवं सेवा। और उपभोक्ता क्या करता है, इन वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने पर जो खर्चा करता है जिसको हम क्या कहते हैं, उपभोग व्यय कहते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उपभोग व्यय। ठीक है, इस तरीके से आपको एक चार्ट बनाना है। पूरा डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आपको हर एक चैप्टर का जो डिटेल है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय आय की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो राष्ट्रीय आय की बहुत सारी विशेषताएं, ठीक है, इनमें से हमको किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखना है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो वार्षिक आधार पर की जाती है, उसमें उत्पादक क्रियाओं का जो मूल्य होता है उसको सम्मिलित किया जाता है, हस्तांतरण भुगतानों को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो विशेषताएं होती है। फिर राष्ट्रीय आय का जो गणना है वो मुद्रा के रूप में किया जाता है। बहुत सारी में से आपको केवल 2 विशेषताएं लिखनी है, क्योंकि आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं पार्ट बी में। नेक्स्ट आपका है सार्वजनिक बजट के कोई 2 उद्देश्य बताइए। ठीक है, जब सरकार बजट बनाती है तो बजट जो है उसके कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, तो बजट के माध्यम से सरकार क्या करती है, अर्थव्यवस्था में जो आय की विषमता होती हैं उसको कम करने का प्रयास करते हैं, सार्वजनिक उद्यम होते हैं उनको प्रबंध करने का कार्य करती हैं, आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो 2 उद्देश्य हमको यहाँ पे लिखने होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है शून्य आधारित बजट प्रणाली, जीरो बेस बजट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, किसी मद के ऊपर पहले जो व्यय किया गया है उनको ध्यान में नहीं रख के नए सिरे से अगर बजट कोई बनाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट प्रणाली। ठीक है, जो सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे, उन्होंने अपने यहाँ पे अपनाया था। ठीक है, 1979 के आसपास का है। फिर नेक्स्ट आपका है भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कार्य। ठीक है, एनी 2 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, नए नोटों का निर्गमन करता है, जो अंतिम ऋणदाता का कार्य हो सकता है। तो कोई से भी 2 कार्यों को हमको यहाँ पे स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 2 अंतर बताइए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि में हम क्या करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, कीमत सिद्धांत कहते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो ये आपका पार्ट बी हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है, यहां से आपका पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सी में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताइए। ठीक है, यहाँ पे जो
प्राइस इलास्टिसिटी है उसको प्रभावित करने वाले कोई से भी 4 फैक्टर कौन कौन से हैं उनको हमको समझाना है। जैसे कि वस्तु की प्रकृति हो गई है, स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता हो गई है, वस्तु पे किया जाने वाला आय का भाग है, कीमत स्तर हो गया आपका। तो 4 तत्वों को हमको यहाँ पे स्पष्ट करना है। नेक्स्ट आपका है सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश में अंतर बताइए। ठीक है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट इनके बीच में क्या अंतर होता है उसको हमको स्पष्ट करना है। सकल निवेश का मतलब 1 वर्ष की अवधि में जितना भी पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने पर व्यय किया गया है जिसके अंतर्गत मूल्यह्रास भी सम्मिलित होता है। लेकिन शुद्ध निवेश में क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट में जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसमें से हम जो मूल्यह्रास होता है डेप्रिसिएशन उसको हम घटाते हैं। नेक्स्ट आपका है 21 औसत लागत और सीमांत लागत में रेखा चित्र द्वारा संबंध स्पष्ट कीजिए। तो औसत लागत और सीमांत लागत में 3 संबंध आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनाना है। ये आपका सीमांत लागत वक्र है और ये औसत लागत वक्र है। जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत भी घटती है। दूसरा, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है। और तीसरा, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। या औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर सीमांत लागत और औसत लागत बराबर होते हैं। तो ये डायग्राम आपको बना के इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका है पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 4 विशेषताएं बताइए। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कोई 4 फीचर हमको लिखने हैं जिसमें क्रेता और विक्रेता क्या होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है। क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी होती है। फर्म का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, पूर्णतया लोचदार होता है। तो कोई से भी हमको 4 विशेषताएं यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आपका है राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियों को स्पष्ट कीजिए। ये आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं और ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है, इनको हमको स्पष्ट करना है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, ऐसी प्राप्तियां जिसके बदले में सरकार को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होता है। जैसे टैक्स से पैसा जितना भी मिलता है वो सब किस में आएगा, आपकी राजस्व प्राप्तियों में आएगा। पूंजीगत प्राप्तियां में क्या होती हैं, जिनके बदले में सरकार को वापस चुकाना पड़ता है। जैसे मतलब सरकार के जो लायबिलिटीज होती हैं, दायित्व बनते हैं। जैसे सरकार ने ऋण लिया है तो उन ऋणों का भुगतान वापस करना पड़ता है, वो कौन सी होती हैं, पूंजीगत प्राप्ति होती हैं। नेक्स्ट आपका है व्यापारिक बैंकों द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को तालिका के द्वारा स्पष्ट करना है। ठीक है, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है उसको हमें को टेबल के द्वारा स्पष्ट करना है। जैसे हमने किसी ने 1,000 रुपये अगर बैंक में जमा करा है जिसको हम प्राथमिक जमा कहते हैं, उसका एक निश्चित अनुपात होता है जिसे बैंक अपने पास में रखती है। माना कि अगर ये अनुपात 10% है तो इस 1,000 में से 100 रुपये बैंक अपने पास में रख लेते हैं और बाकी के जो 900 रुपये होते हैं जिनको व्युत्पन्न जमा कहा जाता है, जिसे बैंक किसी अन्य व्यक्ति को उधार देते हैं। उधार देने वाले के खाते में राशि जमा कर दी जाती है और फिर यही प्रोसेस चलती है। इसका 10% जैसे कि 90 रुपये अपने पास में रख के बाकी के 810 रुपये जो व्युत्पन्न जमा होती हैं। इस तरीके से जो प्रक्रिया है इसको हमको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन विधि को समझाइए। उत्पादन विधि जो प्रोडक्शन मेथड है उसका यूज करके राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है उसको आपको समझाना है। का 1 वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्र में होने वाला उत्पादन प्लस द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन प्लस तृतीय क्षेत्र का उत्पादन, इस आधार पर आपको की गणना करनी है। नेक्स्ट आपका है राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को समझाइए। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। जबकि राजकोषीय घाटा में हम कुल व्यय लेते हैं, राजस्व व्यय भी लेते हैं, पूंजीगत व्यय भी लेते हैं। दोनों को प्लस कर दो, उसमें से माइनस कर दो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, तो ये आपका राजकोषीय घाटा आ जाएगा जो किसके बराबर होता है, कुल ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है किसी देश की। नेक्स्ट देखिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये होने पर उसकी 50 इकाइयां क्रय की जाती हैं। वस्तु की कीमत कितनी है, 10 रुपये, उसमें उसकी मांग कितनी है, 50 इकाइयां। और कीमत अगर बढ़ के 12 रुपये हो जाती है तो मांग घट के कितनी हो गई है, 40। तो यहाँ पे मांग की कीमत लोच आपको ज्ञात करनी है। तो मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू
अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू यहाँ पे कितना है, मांग में परिवर्तन कितना, देखिए 50 से 40 10 का परिवर्तन हुआ, अपॉन कीमत में परिवर्तन कितना है 10 से 12 2 का, इंटू पी पहले वाली कीमत कितनी है 10 और पहले वाली मांग मात्रा कितनी है 50। तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन 100 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मांग की जो कीमत लोच है वो कितनी होगी, इकाई के बराबर। नेक्स्ट हमारा है पार्ट डी, जिसमें निबंधात्मक क्वेश्चन हमारे 6 मार्क्स के आते हैं। पार्ट सी जो आपका है उसमें 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखिए 28वां आपका है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लेसन नंबर आपका 7वां है, उसमें से परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को हमको स्पष्ट करना है और उसमें उत्पादन की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं उसको हमको रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका रेखा चित्र इस तरीके से बनता है। ये कुल उत्पादन वक्र होगा आपका, जहां से कुल उत्पादन घटना प्रारंभ हो गया वहां पे सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, शून्य होने के बाद में यहाँ पे शून्य होगा, उसके बाद में ऋणात्मक हो जाता है, और फिर ये आपका औसत उत्पादन वक्र होता है। तो इस डायग्राम का प्रयोग करके हमको परिवर्तनशील अनुपातों का नियम समझाना है। इसकी जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, बढ़ते प्रतिफल की प्रथम अवस्था, सेकंड अवस्था आपकी घटते प्रतिफल की, और तीसरी आपकी ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, ऋणात्मक प्रतिफल की तीनों अवस्थाओं को आपको समझाना है। नेक्स्ट आपका है पूर्ति वक्र पर संचलन और पूर्ति वक्र में शिफ्ट। तो पूर्ति वक्र पे संचलन जो होता है, ठीक है, उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। ये आपका सप्लाई वक्र है, इसमें पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में संकुचन दोनों स्थितियों को स्पष्ट करना है। और पूर्ति वक्र में शिफ्ट का मतलब पूर्ति वक्र जो आपका है वो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए, जो पूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है, और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए, जो पूर्ति में कमी को दर्शाना है। तो ये आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है मुद्रा को परिभाषित करना है। ठीक है, मुद्रा की परिभाषा देनी है, और मुद्रा के आपको कोई से भी 4 कार्य स्पष्ट करने हैं। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक में से कोई से भी आप 4 कार्य ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको केंद्रीय बैंक की क्या परिभाषा है, और केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण की जो परिमाणात्मक विधियां हैं, क्वांटिटेटिव मेथड जो आपकी हैं, जिसमें SLR आ जाता है, CRR आ जाता है, बैंक दर हो गया आपका, खुले बाजार की क्रियाएं हो गया। ठीक है, इनको आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है 30वां व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना है। ठीक है, व्यक्तिगत मांग तालिका में कोई उपभोक्ता विशेष विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है उसको आपको दर्शाना है। माना कि जैसे बाजार में 2 उपभोक्ता हैं, तो 2 उपभोक्ताओं के द्वारा इन विभिन्न कीमतों पर A उपभोक्ता कितनी मांग करता है, B उपभोक्ता कितनी मांग करता है, इसको आपको प्रदर्शित करना है। A और B दोनों का अलग अलग लोगे तो वो व्यक्तिगत मांग तालिका, और इन A और B की जो मांग है उसको आप जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, बाजार मांग आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको स्पष्ट करना है। और अथवा में आपका है मांग की कीमत लोच की परिभाषा लिखनी है, और फिर कीमत लोच की किन्हीं 4 श्रेणियों को आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, 4 श्रेणियों में आप पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, इकाई लोचदार और एक सापेक्षतया लोचदार या सापेक्षतया बेलोचदार, इनमें से आप कोई सी भी 4 श्रेणियों को लेके स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके जो पार्ट डी आता है उसमें अथवा में आता है, मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ये आपका कंप्लीट फर्स्ट मॉडल पेपर हो गया है। नेक्स्ट मॉडल पेपर में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, और इनका अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए, जो एग्जाम में आपकी 2021 का जो सिलेबस है, तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पूरा अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपके वही चैप्टर हमने ले रखे हैं जो आपके आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर जो पेपर है इसका पैटर्न में अगर किसी तरीके का बाद में अगर कोई चेंज होगा तो हम उसी अनुसार मॉडल पेपर को और बनाएंगे।